हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साजिया। तो हम पॉलिटी कर रहे थे और ये हमारी पॉलिटी की क्लास का आगे का पार्ट है। और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें करेंगे, जैसे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और अनुसूचियां। आर्टिकल में करा चुकी हूँ भारतीय संविधान के आर्टिकल, और हम आगे प्रमुख भाग देखेंगे और महत्वपूर्ण जो अनुसूचियां हैं वो देखेंगे। तो भारत के संविधान को जब जब उसका निर्माण हुआ था तो मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया था, और वर्तमान में उसके भागों की संख्या बढ़कर हो गई है 25। ठीक है, तो अभी भाग कितने हैं वर्तमान में भारतीय संविधान के? तो 25। तो सभी भागों में क्या क्या है उनको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि संघ क्या है, फिर राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये सब जो डिटेल दी हुई है ये संविधान के भाग 1 में दी हुई है। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। और भाग 4 का या 4th ए में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूलतः संविधान में शामिल नहीं थे। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। ठीक है, 1976 में कौन सा संशोधन? 42वां। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के आधार पर। ठीक, तो भाग 4 का में है या 4th ए में है मौलिक कर्तव्य। अब भाग 5 में संघ है। देखिए भाग 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र है। अब वहां पे मतलब कंप्लीटली दिया हुआ है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। अब यहाँ पे जो है 5 में, 6 में और 8 में संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को इस एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है, स्पेसिफिक रूप से, अलग अलग रूप से। ठीक है, तो भाग 5 में है संघ, भाग 6 में है राज्य, भाग 7 को निरसित कर दिया गया है यानी हटा दिया गया है, और भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में है पंचायतें। तो भाग 9 में है पंचायतें, 9 का में है नगर पालिकाएं। तो भाग 9 और 9 का जो है या 9th ए, 9 और 9th ए जो है ये इसको शामिल किया गया है 1992 में 72वें और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 1992 में किया गया। 1992 में कौन सा संशोधन? 72वें संशोधन के माध्यम से है पंचायतें, और 73वें संशोधन के माध्यम से है नगर पालिकाएं। ठीक है, तो भाग 9 में है पंचायतें, भाग 9 ए में, 9 का में है नगर पालिकाएं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग 9 खा या 9 बी में है सहकारी समितियां, क्योंकि सहकारी समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। अभी जो नया ट्रेंड है उसमें सहकारी समितियों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन रहता जरूर है। तो 9 खा में या 9th बी में जो है सहकारी समितियां हैं। ठीक है, भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध में जो दिया गया है, तो ये दिया गया है कि विधायी शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां के बीच, संघ और राज्यों के बीच किस तरह से विधायी शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक है, ये दिया गया है भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का यानी विधान बनाने की शक्ति का और प्रशासनिक शक्तियों का किस तरह से विभाजन होगा, क्या क्या शक्तियां होंगी, ये सब दिया हुआ है भाग 11 में। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 12 में संघ और राज्य के बीच में वित्तीय शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, यानी कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ये है किसमें? भाग 12 में। या फिर इस तरह से आ जाए कि वित्तीय शक्तियों का विभाजन किसमें है, तो भाग 12 में। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। आपको याद होगा ये मैंने कराया था जब मैं आर्टिकल्स करा रही थी। नहीं, जब मैं ये करा रही थी कि हमारा जो संविधान है
किस किस स्रोतों से विहित है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो ये जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये उपबंध हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसी तरह समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, उद्देशिका की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ठीक है, तो ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम कौन से भाग में है? तो भाग 13 में। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सीमाएं। जो संघ और राज्यों के अधीन जो सीमाएं आएंगी वो किस में आएंगी? तो भाग 14 में। भाग 14 कहाँ में? या 14A में, 14A में अधिकरण है, तो ये याद रखना है 14 का या फिर 14A, 14 का या फिर 14A। तो ये क्या है? इसमें अधिकरण है। ठीक है, अधिकरण के बारे में, और जैसे मैंने आपको पीछे बताया सहकारी समितियों के बारे में जो कि 9th B में था। ठीक है, और 14th A में है अधिकरण। ये याद रखने योग्य है, अधिक याद रखने योग्य है, क्योंकि ना इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक, तो भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में है आपात उपबंध। आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। भाग 19 प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण यानी कि बिखरा हुआ है, कोई स्पेसिफिक रूप से किसी एक चीज के बारे में नहीं है भाग 19 में, बल्कि ये प्रकीर्ण है। ठीक है, प्रकीर्ण है, ये बिखरा हुआ है। भाग 20 में है संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन हमने कहाँ से लिया है? तो संविधान का संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से संविधान का संशोधन लिया है। ठीक, और आपात उपबंध जर्मनी से, जो कि भाग 18 में है। भाग 20 में है संविधान का संशोधन। भाग 19 जो है वो प्रकीर्ण है। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध के बारे में। भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये भाग यहीं खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे अनुसूचियां। तो अब हम आगे अनुसूचियां करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूची है। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। और पहली अनुसूची किसके बारे में है? तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची है संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, राज्य क्या क्या है, कौन कौन से राज्य हैं, संघ क्या है और संघ क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सब जो डिटेल दी हुई है ये पहली अनुसूची में दी हुई है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। देखिए, पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र है, दूसरी अनुसूची में संघ के जो पदाधिकारी हैं उनकी बात की गई है। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र, और दूसरी अनुसूची में संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में अब वेतन, भत्ते और पेंशन मिल रहे हैं अनुसूची 2 के तहत। तो तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। ठीक है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में संघ के पदाधिकारी को मिलने वाले वेतन, भत्ते। अब वेतन भत्ते मिल गए हैं तो अब उन्हें कुछ शपथ भी लेनी होगी कि वो भारत के लिए बेहतर काम करेंगे। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान की प्रारूप है कि उन्हें क्या क्या शपथ लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से जो शपथ का संघ के मंत्रियों की, उच्चतम न्यायालय की, उच्च न्यायालय की और राष्ट्रपति की शपथ के बारे में था वो क्वेश्चन। और कुछ ऑप्शन इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तृतीय अनुसूची या तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो उसमें जो आंसर था वो राष्ट्रपति की शपथ था।
क्योंकि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी जो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के या बाकी जो भी संघ के पदाधिकारी हैं सभी के शपथ और प्रतिज्ञान का जो प्रतिरूप है वो तीसरी अनुसूची में है, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं है। राष्ट्रपति का क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रावधान है वो आर्टिकल 60 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रावधान, तो ये याद रखना है आपको। और तीसरी अनुसूची में बाकी जो अन्य संवैधानिक पद पर बैठे हैं भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी उन सभी की शपथ है, चाहे वो संघ के मंत्री हों, ठीक है, राज्य के मंत्री हों, निर्वाचन संघ के और राज्य के निर्वाचन अधिकारी हों, मतलब निर्वाचन पदाधिकारी हों, ठीक है, और या फिर आपके उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, सभी की जो शपथ है, शपथ का प्रतिरूप और मतलब शपथ का और प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में है। केवल राष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो शपथ तक हो चुका है, मतलब तीसरी अनुसूची तक हो चुका है। चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में है भारत के राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण। तो भारत के जो राज्य हैं उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कैसे होगा, क्या होगा, और संघ राज्य क्षेत्रों में। लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों में सभी संघ राज्य क्षेत्रों का के बारे में नहीं है, केवल 3 के बारे में, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो ये याद रखना है, 3 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं इसमें, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तो भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों यानी जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण कहाँ है? तो चौथी अनुसूची में। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है पांचवी अनुसूची में। ठीक है, पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन ही जो जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इस बात का क्या तात्पर्य है? इस बात का तात्पर्य ये है कि पांचवी अनुसूची के अधीन राज्यपाल को ये अधिकार होता है, ठीक है, कि वो इन क्षेत्रों में जनजातीय भूमि का जो अंतरण है या हस्तांतरण है वो खनन के लिए रोक दे, ठीक है, किसी प्राइवेट पार्टी को खरीदने से रोक दे, यानी कि कोई प्राइवेट पार्टी और किसी उद्देश्य अपने निजी उद्देश्य के लिए या खनन उत्खनन के लिए जनजातीय क्षेत्रों में भूमि खरीद बिक्री नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये पांचवी अनुसूची के अधीन है, ये याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट है कि छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM कहते हैं इनको, AMTM से आप याद रख सकते हैं, AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो कई बार मणिपुर दे देता है ऑप्शंस में, तो आपको याद रखना है मणिपुर नहीं है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM। ठीक है, तो AMTM के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, और इसमें 3 सूचियां दी गई हैं सातवीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, वर्तमान में 98 हैं। ठीक है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केवल संघ को। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं और वर्तमान में 59 हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य को। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं और वर्तमान में इन कुल 52 हैं। ठीक है, इन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। समवर्ती सूची में
कुल 47 विषय हैं और इन पर कानून बनाने का जो अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। और एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है कि समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। दूसरी बात कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ को है, लेकिन अगर दोनों के कानून में क्लैश होता है, ठीक है, तो संघ का कानून मान्य होगा। ठीक है, राज्य के कानून और संघ के कानून में अगर कोई विरोधाभासी तत्व होते हैं तो संघ का कानून मान्य होगा, ये याद रखना है। यानी कि समवर्ती सूची पर किसको वरीयता दी गई है? संघ को वरीयता दी गई है। ठीक है, अब कुछ विषय दिए हुए हैं जैसे पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार। ये जो सारे विषय हैं ये किसमें शामिल है? तो ये राज्य सूची में। राज्य सूची में पुलिस व्यवस्था कौन देखेगी? तो राज्य देखेगा। लोक स्वास्थ्य के बारे में कौन देखेगा? कौन कानून बना सकता है? तो राज्य बनाएगा। स्वच्छता के बारे में भी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्रति व्यक्ति कर कौन लगाएगा? तो प्रति व्यक्ति कर, ठीक है, राज्य लगाएगा। गैस, जिनको मैंने ये सर्किल किया है, ये दो जो विषय है ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गैस की बिक्री, खरीद बिक्री की जब बात आएगी तो विक्रय कर राज्य सरकार लगाएगी। ठीक है, यानी कि गैस की, प्राकृतिक गैस की जब बिक्री होगी तो उस पर विक्रय कर जो लगाएगी राज्य सरकार लगाएगी। लेकिन गैस का, प्राकृतिक गैस का जब उत्पादन होगा तो उस पर उत्पाद शुल्क कौन लगाएगा? तो उस पर उत्पाद शुल्क लगाएगा संघ। ठीक है, तो वहां पे अगर उत्पादन की बात होगी गैस के, तो गैस के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क का लगाने का अधिकार संघ को है और गैस की बिक्री पर विक्रय कर लगाने का अधिकार जो है वो राज्य को है। और कृषि फिर हमारा आ गया राज्य में, राज्य विषय में, राज्य सूची के विषय में। और रेलवे पुलिस के बारे में, जो रेलवे पुलिस के बारे में कानून और अन्य प्रावधान बनाने का जो अधिकार है वो राज्य को है, लेकिन रेलवे जो विषय है वो आता है संघ के अधीन। रेलवे संघ के अधीन आता है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य के अधीन आती है। तो ये ध्यान रखना है, रेलवे पुलिस अलग है, रेलवे अलग है। तो रेलवे संघ के अधीन है और रेलवे पुलिस राज्य के अधीन है। बाकी कारागार राज्य का विषय है, राज्य सूची का। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और भूमि अधिकार राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेडियो टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए रेलवे संघ सूची का विषय है और वहां रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय था। ठीक है, तो रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर जो है संघ सूची के विषय हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद यानी तलाक और एवं गोद लेना, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, यानी कि कोई आर्थिक योजना की बात आएगी तो केंद्र भी आर्थिक योजना बना सकती है पूरे देश के लिए और राज्य अपने राज्य के लिए बना सकते हैं। आपराधिक मामले पर केंद्र भी कोई कानून बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं। जैसे आतंकवाद पर विभिन्न राज्यों के और केंद्र के अलग अलग कानून दिखाई देते हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर दोनों कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची का विषय है ये। और शिक्षा और वन पर भी समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा पर और वन पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ये मूलतः राज्य सूची में था, शिक्षा और वन। इसको बाद में समवर्ती सूची में डाला गया, तो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, इनको मैंने जो सर्किल किया है, शिक्षा को और वन को, इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसमें डाला गया है? तो समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, पहले ये समवर्ती सूची में नहीं थे। तो शिक्षा पर और वन पर दोनों संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बाकी दंड प्रक्रिया पर भी दोनों कानून बना सकते हैं, विवाह और विवाह विच्छेद पर और गोद लेने पर भी। ठीक है,
अब आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो इसमें भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में इसमें मान्यता प्राप्त भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन मूलतः इसमें कितनी भाषाएं थी? तो मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, यानी 14 भाषाएं थी, और अभी इसमें है 22 भाषाएं। ठीक है, अब ये आगे वर्ष दिए हुए हैं कि कौन कौन से वर्ष में किस किस भाषा को शामिल किया गया। तो ये ध्यान से देखना है क्योंकि ये मिलान के लिए पूछ लेता है। ठीक, तो वर्ष 1967 में 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो यानी कि मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, और 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, तो सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, और 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुर को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, और 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब नेक्स्ट आते हैं 9वीं अनुसूची पर। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? जैसे 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी, अब 9वीं अनुसूची देखते हैं। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। इससे क्या तात्पर्य है? एक्चुअली ये सबसे पहला जब भारत का संविधान लागू हुआ, पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और तो उसके बाद पहला जो संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन, उसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से शामिल किया गया था। और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री हमारे? तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि जब 9वीं अनुसूची संविधान में शामिल हुई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि 1951 में ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ। और 9वीं अनुसूची में वो विषय डाले जाते हैं जिन पर जिन पर सरकार चाहती है कि न्यायालय उनकी न्यायिक समीक्षा ना करे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये प्रावधान है। इसमें 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची डाली गई थी संविधान में, और अनुच्छेद 31 का और 31 खा डाला गया था। ठीक है, 31 का तो संपत्ति का अधिकार है, नहीं 31 का संपत्ति का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार जो है वो 300 का है। ठीक है, तो प्रथम ये हाँ आगे दिया हुआ है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 31 का और 31 खा डाला गया, और 31 खा में कहा गया कि ना, या 31B में कहा गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विधानों को न्यायालय भाग 3 में दिए हुए प्रावधानों के आधार पर विधि शून्य नहीं कर सकती। भाग 3 में क्या है? यानी मूल अधिकार है, यानी कि अगर कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, उल्लंघन करता है, तो उसको विधि शून्य न्यायालय नहीं कर सकता, अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल है वो विधि या विधान तो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक मामला है कोएल्हो विवाद। तो कोएल्हो विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। ये कोएल्हो विवाद क्या है? तो IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु मामला है 2007 का। ठीक है, 2007 का है कोएल्हो बनाम तमिलनाडु मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर 9वीं अनुसूची में संसद किसी कानून को शामिल करती है तो न्यायालय उसकी भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और क्योंकि अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन करती है, अगर वो विधि मूल ढांचे का उल्लंघन करती है और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका उल्लंघन करती है, तो वो उसे विधि शून्य किया जा सकता है। यानी कि अब 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा का भाग है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची क्या न्यायिक समीक्षा का भाग है? तो हाँ है।
और उसको मूल ढांचे का नवीं अनुसूची में शामिल विधि को मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, या भाग 3 में दिए हुए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबद्ध है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबद्ध है। और दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में कौन निर्णय लेता है? तो ये लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। और ये 10वीं अनुसूची कब डाली गई थी? ये मूल संविधान में नहीं थी। ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल की गई थी। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, और इसमें बाद में संशोधन भी किया गया 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 91वें। ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल की गई थी 10वीं अनुसूची, और 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है। 2003 में हुआ था 91वें संविधान संशोधन 91, उसके माध्यम से इसमें 10वीं अनुसूची में संशोधन भी किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची पंचायतों के बारे में है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें 29 विषय हैं, पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं, 29। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में है। ठीक है। और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। और इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। हमने आर्टिकल्स कर लिए हैं, आर्टिकल्स की क्लास हो गई है, और अब एक भाग की संविधान के भाग और अनुसूची की एक दूसरी क्लास थी, और ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर। गुड लक।